राहुल गांधी ने टेक्सास के एक कार्यक्रम में कहा है कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर बात करते हुए कहा कि भारत में चाइना का माल बिक रहा है, इसलिए भारत में बेरोजगारी बनी हुई है। वहीं राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा जवाब दिया है। सुनिए। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States, it went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see in the back made in China. बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं हैं, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। सुनिए। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject.
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस बयान के एक अंश को साझा कर तंज कसा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कल्पना कीजिए कि कोई राहुल गांधी का परिचय इस तरह से करा रहा हो कि वो पप्पू नहीं हैं और सैम पित्रोदा ने यह कर दिखाया। यह ट्वीट में अमित मालवीय जो बीजेपी मीडिया आईटी सेल के माफ कीजिएगा प्रमुख हैं, इन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। आज इन्हीं बयानों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, पवन पटेल जी महामंत्री कांग्रेस, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे पवन पटेल जी महामंत्री कांग्रेस। पवन पटेल जी, राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि चाइना का प्रचार कर रहे हैं, कि उन्हें भारत की अच्छी चीजें रखनी चाहिए, वहां भारत को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई बदनामी वाली बात नहीं। उन्होंने बड़े खुले मन से जो हकीकत उसको बयां करने का प्रयास किया है। बदनामी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोहरा चरित्र हर बात में नजर आता है। ये मोदी जी जब कुछ करेंगे तो बड़ी देश में इज्जत बढ़ती है। जब मोदी जी जाकर बोलते कि कौन से देश में पैदा कर हो गया, उनमें कोई देश है क्या, ये कोई लोग है क्या, ये कोई सरकार है क्या, सपेरों पर देश पता नहीं, इससे तो देश की बड़ी इज्जत होती होगी। इनकी नजरों में भारतीय जनता पार्टी उसका महिमा मंडन करेंगे कि कितनी इज्जत मोदी जी ने बढ़ाई। कि भारतीय जनता पार्टी का दो तरफा चरित्र हमेशा सामने आता है। राहुल गांधी जी ने बड़े खुले मन से कहा कि भाई मेक इन चाइना, अब आप एग्जाम्पल देख लो कि आप अपने साथ 10 चीजें हैं, 10 चीजों में देखो मेड इन चाइना लिखा रहता है, वहां पर मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। इसलिए बेरोजगारी बढ़ी। क्या गलत बोला उन्होंने? आरएसएस के लिए क्या गलत बोला? आरएसएस आज बोलते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब आरएसएस की क्या भूमिका थी? आरएसएस के मुख्यालय में भी कुछ दिन पहले तक तिरंगा तो नहीं लहराया गया था। ये सब चीजें जो है स्वयं सिद्ध होती हैं भारतीय जनता पार्टी की कसमी और करनी के अंतर को बताने के लिए। और ये कोई जो नाटक कर रहे हैं कि विदेश की धरती, विदेश की धरती, अरे आजकल टेक्नोलॉजी आजकल तो इतना है कि आज अगर हम इस देश की धरती में भी करेंगे ना तो 2 मिनट में विदेश पहुंच जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको तूल देने की जरूरत नहीं कि विदेश की धरती में, मतलब विदेश की धरती में जाकर हम विरोध न करें, देश की धरती में करें। जब यहाँ सदन में बोलने नहीं दिया जाता होगा तो विदेश वाले देखते होंगे तो देश का बड़ा नाम बढ़ता होगा। किसी के 1 घंटे के भाषण में आधा घंटा कट कर दिया जाता है तो बड़ा नाम बढ़ता होगा। किसानों की आज दुगनी करने की झूठ बोलते तो बड़ा नाम बढ़ता होगा। 750 किसान शहीद हो जाते हैं तो बड़ा नाम बढ़ता होगा। तो जिस टाइप की भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चीज की परिभाषा को अपने हिसाब से परिभाषित कर देते हैं। ये सबसे बड़ी विचार विमर्श करने की बात है। तो हम तो कह रहे हैं कि वही चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, हम हमेशा उठाते हैं, चाहे देश में उठाए चाहे विदेश में, हमेशा उन बातों को हम उठा रहे हैं। अगर इनमें दम है तो जवाब दे उस बात का ना कि 2024 में हमारे देश को इतना सशक्त प्रधानमंत्री मिला, उस प्रधानमंत्री के आने के बाद जो बातें किया था उन्होंने सबको पूरी कर दिया। बताए तो हमारे देश का नाम बढ़ेगा। जहां तक बेरोजगारी की बात है, हमने जहां तक बता दें हम पटवारी घोटाला कर दिए हैं, कितना नाम बढ़ रहा होगा इस देश से। नहीं, जहां तक बताया ना कि जो भाजपा ने कहा है वो कभी नहीं किया है। जहां तक बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी बहुत हुई, महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनली अवार्डेड नारा था लग रहा था। अब वहां के लोग देख रहे होंगे कि महंगाई में चाहेमाम मचा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री ने दिया तो पूरे विदेश ने देखा। और आज जब बेरोजगार धक्के खा रहा है तो देश में कितना नाम बढ़ रहा होगा। लोगों के पेपर लीक हो जाते हैं, कितना नाम बढ़ रहा होगा। नीट की परीक्षा, व्यापक घोटाला, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी की जहां तक बात आप कर रहे हैं, कितना नाम बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। जहां तक बेरोजगारी दर की बात कर रहे हैं तो 2004 में 8.54% बेरोजगारी दर थी। अगर जो 2022 तक के हमारे पास आंकड़े हैं, 2022 की अगर जो बात करें तो 4 कुछ है प्रतिशत बेरोजगारी दर है। तो बेरोजगारी दर के मामले में तो कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ न कुछ बेरोजगारी कवर की है सरकार ने। नहीं, देखिए बेरोजगारी, देखिए आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा को कोई नहीं हरा पाता।
वो ऐसे आंकड़े पेश कर देंगे। हम तो हकीकत की बात कर रहे हैं। हम तो चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि चले हमारे साथ अपने एक यात्रा करते हैं, कंबाइंड यात्रा, नए तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमको जो मिलता है बोलता है हम बेरोजगार है, हमको जो मिलता है बोलता है भैया 3 साल पहले पेपर दिए कभी चलते ही नहीं आया, हमको जो मिलता है बोलता है हमको नियुक्ति पत्र दे दिया, ज्वाइनिंग कहाँ करनी नहीं बता रहे, हमको जो मिलता है बोलता है कि सैलरी नहीं मिल रही है। तो हमको तो जो एक्चुअल हकीकत की बात कर रहा हूँ, सरकार इनकी कैसे भी आंकड़े पेश कर सकते हैं बता दें, लेकिन जो हकीकत है और इनके आंकड़े, दोनों के फार्मूले, दोनों के डाटा अलग अलग हैं। ये अभी किसानों के दुगनी करने की बात कर लेंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है। एक रिपोर्ट किसान बोलेगी किसान माला माल हो गए, दूसरी रिपोर्ट बता रही कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान की इनकम है, 75,000 रुपए हर किसान के ऊपर कर्जा है। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। अभी ये जीएसटी का आर्टिकल के पेपर में पढ़ रहा है कि जीएसटी के आंकड़ा देना बंद कर दिया पिछले साल से। तो ये भाजपा कुछ भी कर सकती है। जी, भाजपा कुछ भी कर सकती है। बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं वो बस आंकड़ों का खेल है, ऐसा कांग्रेस मान रही है। जी हरेंद्र विक्रम जी, जवाब दीजिए। जो बोल रहे थे है और मेन विषय है देश की तकनीकीता। आज को बात याद आ गई जब मोहम्मद गोली को जंक्शन लाए थे बीच में, पृथ्वीराज चौहान से बदला लिए तो मोहम्मद गोली को लेके आए थे। आज बात याद आई कि जब हम देश में कुछ नहीं बढ़ा पा रहे तो विदेशों में जाके हम रोएंगे और देश की नायक और अस्मिता को पीछे करेंगे। भाई कोई बात, कोई समस्या है, घर में बैठकर हम चर्चा करेंगे ना, घर में हम आंदोलन करेंगे, घर में प्रदर्शन करेंगे और मन हम नाचकर दम कर देंगे। लेकिन हम दुश्मन के घर जाके नहीं कहेंगे कि हमें प्रताड़ित किया गया है, हमारे साथ होना। आपके चैनल पर अब तक चैन हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो, लेकिन आज से नहीं कई हमें लगता है इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कांग्रेस का। हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, इनके शिक्षा में रहते होंगे तो सब लोग रोजगार में थे, कोई बेरोजगार भी थे, तो उठा लें और अब क्या आप उठा लें। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास। आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है हरेंद्र विक्रम जी, हम आएंगे आपके पास। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है तो हमारी तकनीकी टीम इसे दुरुस्त करेगी। हम आएंगे आपके पास। हम रुख करेंगे रमेश शर्मा जी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि विदेशों में जाकर के चीन का गुण गाना किस हद तक जायज है नेता प्रतिपक्ष का? मोटे तौर पर इसमें देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं भी हो किसी भी पार्टी, भारत की जो अंदरूनी समस्याएं हैं उन समस्याओं की चर्चा वहां पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारतीय नेताओं को बाहर जाकर के भारत के बहुत चर्चा करनी चाहिए कि भारत किस मामले में कैसी प्रगति कर रहा है और कितने अच्छे काम कर रहा है। और यदि वर्तमान, मान लीजिए प्रगति में अगर कोई वर्तमान सरकार है उसकी आपको चर्चा नहीं करनी, तो भारत का इतिहास इतना गौरवशाली है, उस इतिहास की चर्चा कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु रहे हैं और क्या क्या चीज विशिष्ट रही है। मान लीजिए उस देश से कितने बेहतर संबंध हमारे रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका गए हैं तो मान लीजिए राहुल गांधी जी, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका से दोस्ती रही है, मैं समझता हूँ कैनेडी के समय की जो नेहरू जी की चर्चा रही है उन चर्चाओं का भी उल्लेख कर सकते थे, वो कर सकते थे। अंदरूनी समस्याओं की चर्चा बाहर न करना चाहिए। और रूप से ये जो सेन पित्रोदा जी का बयान है, ये सेन पित्रोदा जी कब क्या बोल जाते हैं इसमें कोई मतलब आश्चर्यजनक है। पिछले दिनों उनका एक बयान बड़ी चर्चा में आया था, उसके बाद कांग्रेस ने उनको किसी पद से हटा भी दिया था, चुनाव के बाद फिर ले लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में एक तरफ यूरोपियन जीन्स दिखती है, दूसरी तरफ अफ्रीकन जीन्स दिखती है, तीसरी तरफ कुछ और दिखती है, अरब की जीन्स दिखती है। ये रंग के आधार पर भी उन्होंने जीन्स में बंटवारा किया था। ये एक प्रकार से मेरी दृष्टि में तो ये हास्यास्पद है।
क्योंकि जिन देशों का उनने नाम लिया था उन देशों का अस्तित्व में नहीं थे तब तक, जब से हमारे यहाँ वो संस्कृति रही है, वो लोग रहे हैं। और रंग गोरा काला भी, शिव जी कपूर के समान गोरे हैं, नारायण बादलों के समान काले हैं। तो कुल मिलाकर के वो अब इसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो पप्पू नहीं रहे। अब अगर बाय द वे कोई उनको भारत में पप्पू कहता भी है और कोई नहीं भी कहता है तो उसको विदेश में जाने की जरूरत क्या थी? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी का बयान भी और सेन पित्रोदा जी का बयान भी, दोनों कहीं ना कहीं भारतीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। अब क्योंकि अब समय निकल गया, शब्द भी मुंह से निकल गए, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेक गरिमा रखनी चाहिए और तमाम प्रतिबंध मतलब प्रतिस्पर्धाओं के बावजूद भी ये बात इंदिरा जी ने बताती थी तो पॉलिटिक्स कोई चर्चा नहीं थी। अटल जी भी अगर बाहर गए हैं 77 में विदेश मंत्री बनकर तो उन्होंने कांग्रेस की कोई आलोचना नहीं की। जो गरिमा रही दोनों तरफ से रही है, कांग्रेस से भी रही है, विपक्ष से भी रही है। मैं समझता हूँ उस गरिमा की तरफ देखना चाहिए और अपने पूर्वजों का अनुसरण करके विदेश जाकर के भारत की गरिमा की ही चर्चा करनी चाहिए। अंदरूनी समस्याएं जो हैं उस पर क्या चर्चा करना। जी पवन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने ये बातें कही हैं कि चाहे राहुल जी की जो बात हो या सैम पित्रोदा जी की बात हो, दोनों की बातें जो हैं भारत की गरिमा के अनुकूल नहीं था और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए विदेश में जो कि भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाता हो। और बात सही भी इन्होंने कही कि राहुल गांधी जो हैं नेता प्रतिपक्ष हैं। अब घर में यानी कि भारत में क्या कहा जाता है उनको, कौन पप्पू कहता है, कौन उन्हें अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है, अमेरिका में ये बातें कहने की क्या आवश्यकता थी? पवन पटेल जी, देखिए हम ये कह रहे हैं वहां पे जिस टाइप की बात चल रही है भारतीयों के बीच में, जिस टाइप की बातें वहां पे, तो वहां अपनी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलर हमेशा जैसे इनकी आदत है कुछ न कुछ टूल देने की, टूल पकड़ने की। ये नहीं बता रहे कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में 1-2 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है, ये बात नहीं बता रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा हमारे देश में कौशल की कोई कमी नहीं है, अगर हमारा देश उत्पाद के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो चीन से भी प्रतियोगिता कर सकता है। जो मेड इन चीन सप्लाई होता है वो बंद करनी चाहिए। ये सब बातें नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का 1 घंटे में अगर कोई स्पीच करता है तो उसमें पर्टिकुलर निकाल लेंगे कि हम चाइना के सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की तारीफ करें। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें हमारा काम किया जाए। आप कहते बेरोजगारी की बात करती, मोदी जी के बयानों को देखिए, राहुल गांधी के बयानों की तुलना कीजिए, आपको निर्णय निकाल लेंगे कि हे भगवान, मैं कौन से देश से पैदा हो गया, सपोरों के देश में पैदा हो गया, कौन सा देश, कैसे लोग, कैसी सरकार, ये ज्यादा देश का नाम खराब कर रहा है कि राहुल गांधी ने बेरोजगारी की बात वहां पे कर दी। तो ये कहने की बातें राहुल गांधी ने सही वक्तव्य दिया। राहुल गांधी जी ने जो यथास्थिति तो उसको बयां करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती रहे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूल झोल बातों को चूल पकड़ती है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाती है। अब कहते बेरोजगारी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि राहुल गांधी झूठ बोलता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया। काउंटर करें ना उस चीज को, ये महंगाई हमने कम कर दी, क्यों नहीं करते? काउंटर नहीं करेंगे, बस दूसरी बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, उसी के तहत उस टाइप से काम कर रहे हैं। अपने कल्चर के अनुसार काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। आपका कहना है। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। अभी भी कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रही है कि नहीं, मोदी जी ये कहते हैं विदेश जाकर की और सपोरे को देश में मैं पैदा हो गया। नहीं, अच्छा एक सेकंड। जी हाँ, बोलिए आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज बताइए, जब गुजरात में विदेश में हलो ट्रम्प करने आए थे तो गुजरात में हम 25 साल तक भाजपा की सरकार से मोदी जी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहां गरीबी नहीं खत्म की, वहां दीवार उठा रहे थे गरीबों को रोकने के लिए, गरीबी ना दिखे तो क्या इससे देश का मान सम्मान बढ़ रहा? इससे बहुत बड़ा देश का मान सम्मान। नमस्ते क्रम में क्या छिपाया गया? गरीब दिल्ली में देखा किस तरह छिपाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे वो बड़ा अच्छा है और कांग्रेस कुछ भी करे वो सबसे बुरा है। आप कुछ भी करें तो देशद्रोही, भाजपा कुछ भी करते हैं, देश अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराए लेकिन देश प्रेम की बात करते हैं।
जी हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जी भी आ गए हैं। हमारे पवन पटेल जी का कहना है कि एक कहावत है जो बहुत चलता है कि हम करें तो करेक्टर ढीला और आप करें तो लीला। ये पवन पटेल जी के कहने का सार है। तो हरेंद्र विक्रम जी, ये कैसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर भी? आरोप लगाना या तो कुछ है नहीं बताने के लिए। देश में आजादी के बाद से अब तक जिन लोगों को छत नहीं दे पाए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों को आवास दिए, सभी को आज तक फ्री राशन भी दिया जा रहा है। और रोजगार तो आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट में काम हो रहा है। यदि रोजगार नहीं मिला होता तो लोग काम कैसे करते? आज चाइना तक हमारी सड़कें बन गई, बॉर्डर तक हमारी सड़कें बन गई है, असल टनल बन, यानी जहाँ पर सेना को बहुत जरूरी है वहां तक हमने, और वेपन्स के मामले में, हर मामले में। लेकिन इनका तो क्या है, देश में फूट डालो जो अंग्रेज करते रहे, फूट डालो, राजनीति करो। आज जाति के आधार पर हमारा देश भारत संगठित भारत है और एक सूत्र में बंधा हुआ भारत है, लेकिन जातीय आधार पर जो लड़ाई कर फिर से देश में फूट डालना चाहते हैं और देश को फिर से बर्बाद करना चाहते हैं और गुलाम बनवाना चाहते हैं। और जो करते हैं लोकतंत्र की बात, 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई थी? इन्हीं ने इमरजेंसी लगाई थी। और आज की जो परिस्थितियां हैं, हमारे पूर्व में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सदैव कहते थे देश के संसाधनों पर प्रथम अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो भारतीयों का क्या है? यही राहुल गांधी जी कहते थे कि हिंदुत्ववादी हिंदू अहिंसक है, देश के लिए खतरनाक है। हिंदू खतरनाक होगा फिर देश के लिए, और बाकी जो इन्होंने पाल रखे हैं वो सब देश के लिए सुरक्षित होंगे। और आज यदि आरएसएस ना होता तो देश को जाने कब तक ये गुलाम बना चुके होते। और आरएसएस हर परिस्थिति में, जब भी देश पर आपदा आई है, जब आपदा आई है, सबसे आगे आरएसएस खड़ा हुआ है। और आरएसएस में कोई सैलरी लेके काम नहीं करता, सब सेवा भाव से, राष्ट्रभक्ति के भाव से काम करते हैं। और आरएसएस इनसे प्रमाण पत्र लेकर के हम क्या करते हैं? कुल मिला के जो पगलिया गए हैं, जब उनको कहना पड़ रहा है आपके कि आप पप्पू नहीं रहे, पहले तो मतलब पप्पू थे, अपने नेता को आप अभी भी कह रहे हैं कि पप्पू नहीं रहे, इसका मतलब पहले पप्पू रहे होंगे। चलिए अब पवन पटेल जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद हम रमेश शर्मा जी के पास आएंगे। नहीं, अब यही तो इनको तो महारा था तोड़ मोड़ के पेश करने के किसी को बयान को, ये कहाँ ले गए, इमरजेंसी कहाँ ले गए, वहां पूरा घुमा डाला इन्होंने। अरे इमरजेंसी आप इतने साल बाद आपको संविधान हत्या दिवस मना, आप ही का दिया हुआ है लोकतंत्र की हत्या। तो आप बात कर रहे हैं, आपने 2 करोड़ रोजगार रोजगार देने के लिए बात की थी, कहाँ हुआ? महंगाई कहाँ कम हुई बता दीजिए। व्यापम जैसा घोटाला, नीट घोटाला, पटवारी घोटाला क्यों होते जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितना चंदा आपने लिया, क्यों लिया बताइए? चंदा तो धंधा लोग का कितना आप चालू कर रहे हो? आपकी तो सरकारी अडानी अंबानी के अलावा कोई दूसरे, अडानी अंबानी को बिना किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी आप सारे डेटा उन्हीं को दे दूंगे और एयरपोर्ट उनको बेचते जा रहे हो। आप सरकार क्या उसमें आधार कार्ड और बैंक को लिंक करने के लिए आई सरकार क्या? आपका अचीवमेंट बताइए ना। लानत आपके ऊपर 2014 के बाद आपके राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब पैरोल पे है। आवाज माननीय मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल वाड्रा सब पैरोल पे है, कभी भी जेल जा सकते हैं। चीजों को नए पैकेज में उठा लेते हैं और आज ऐसे गाइड करते हैं कि जैसे हमने कुछ हुए नहीं। तैयारी करो, पार्टी के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के आजाद कराया। आरएसएस बताने की जरूरत नहीं है। जनता पार्टी का चरित्र इस देश की जनता के सामने अच्छी तरह से आ चुका है, उसी कारण से आपकी 400 पार की हवा निकल चुकी है। बनारस जहाँ करते थे हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, राम को लाने वाले बन रहे थे, अपना कद राम से बड़ा कर लिया था, इसलिए 400 पार की हवा निकाल के बता दिया कि धरातल में रहो और जो कहा है वो करके दिखाओ। चलिए रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बात और कही है आरएसएस के संबंध में कि आरएसएस कहता है कि भारत में एक विचार है, जबकि राहुल गांधी का मानना है कि भारत में कई विचार
वाले लोग हैं। ये क्या कहना चाह रहे थे आरएसएस के संबंध में? जी रमेश शर्मा जी। मुझसे पूछ। जी रमेश शर्मा जी आप ही से। नहीं देखिए, हाँ देखिए, कुल मिलाकर के विचारों की ये बात सही है कि भारत विचारों की विविधता वाला देश है, लेकिन वो विचारों की विविधता शीर्ष पर आकर के वो एक होती है। जिस तरीके से हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, वो विभिन्न अंग, हाथ अलग दिखेगा, पैर अलग दिखेगा, नाक अलग दिखेगी, कान अलग दिखेगा, लेकिन आगे चल करके बुद्धि के मामले वो सब एकीभूत होकर पूरा शरीर काम करता है। इसी तरीके से ये धरती की विविधता है, धरती की विविधता के अनुरूप जीवन की विविधता आती है। जैसे कहीं चावल अधिक पैदा होंगे तो कहीं गेहूं अधिक पैदा होंगे, तो ये जो प्रकृति की विविधता जीवन पर भी आती है। लेकिन भारत एक सूत्र में बंधा है, उसके दो उदाहरण ही पर्याप्त देना चाहता हूं। परशुराम जी का अवतार उत्तर भारत में हुआ है, उन्होंने दक्षिण भारत में जाकर के महासागर से जमीन ली है, पूरा का पूरा कोंकण, कैकल और केरल और कर्नाटक उस जमीन पर बना है। दक्षिण भारत में पूज्य आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के पीठ स्थापित की है। हमारे एक देव अगर हिमालय पर रहते हैं तो शिव जी, तो दूसरे देव जो हैं नारायण वो समंदर में रहते हैं। आपने भी अगर मंत्र पढ़ा होगा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव जी कपूर के समान गोरे हैं। नारायण के बारे में कहा जाता है कि मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम मेघ वर्णम शुभांगम। किष्किंधा कांड जब आरंभ होता है तो कोतुम श्यामल गौर शरीर है, एक भाई गोरा है और दूसरा काला है। ये जो विविधता है वो केवल दृश्य जगत की विविधता है, बाकी संपूर्ण भारत एक स्वरूप में है और एक स्वरूप में ही रहेगा। एक ही सिद्धांत, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, एक सूत्र का भारत है। जी, एक सूत्र का भारत है और शायद आरएसएस का जो विजन है शायद यही है। तो क्या हम ये माने पवन पटेल जी कि राहुल गांधी आरएसएस के विजन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए? आरएसएस का विजन क्या है? आरएसएस का विजन क्या है? वो अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, तो आरएसएस का विजन का इस देश से क्या लेना देना? हम आरएसएस के विजन को राहुल गांधी क्यों समझे? जब आरएसएस का विजन सबसे क्लियर है तो आरएसएस के विजन को समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो जो हालात प्रदेश में बने हुए उस हालात की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं बेरोजगारी कम हो गई तो कल के बेरोजगारी कम, ये बता दें कि महंगाई कम हो गई तो प्रूव कर देते महंगाई कम हो गई है। लेकिन किसानों क्या दुगने करने की बात करते हैं तो मुझसे लोग में 27 रुपए किसान की आय है। पूरे देश पे कर्जे पे कर्जा। हालत ठीक हुई है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। देश पे तो कर्जे पे कर्जा, उस कर्जे को कम करने का कोई प्रारूप नहीं, कोई फिगर नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। सिर्फ बतौलेबाजी, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका करके सत्ता में बने रहते हैं। 750 किसान शहीद हो गए इनके शासन काल में, बता दीजिए झूठ हो तो बता देते हो 750 किसान किसकी गलती के कारण शहीद हुए, उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव क्यों हुआ, उनसे 750 किसानों को सहित क्या विदेशों में अपना नाम कमा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का और संघ का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। जी रमेश शर्मा जी, जैसा कि पवन पटेल जी ने कहा और आरएसएस पे एक आरोप और भी इन्होंने लगा दिया, हम आपसे समझना चाहते हैं कि इन आरोपों में अभी पवन पटेल जी ने जो लगाया है कितना दम है? देखिए, मोटे तौर पर पवन पटेल जी क्या कह रहे हैं और विक्रम जी क्या कह रहे हैं, वो दोनों हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अनुमान है। लेकिन जहां तक मैं अपनी पत्रकारिता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझाऊं, वो एक प्रकार से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संगठन है और राष्ट्र और संस्कृति के लिए संघ के अनेक बलिदान किया। और एक छोटे से उदाहरण बताऊं, डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ की स्थापना की, वो 2 बार जेल गए। राजगुरु और जब अपने अज्ञातवास में थे तो संघ के प्रचारक रहे भाई, या उनके यहाँ जाकर के रहे हैं। 1942 का जो बांग्लादेश जो भारत छोड़ो आंदोलन था, हमारे यहाँ जबलपुर में जो 17 वर्ष का एक नौजवान शहीद हुआ, बलिदान हुआ, वो संघ से संबंधित था। तो कुल मिलाकर के संघ के लोगों ने बलिदान पूरा दिया है। और कल्पना कर सकते हैं
वल्लभ भाई पटेल ने अक्टूबर 1947 में संघ के जो प्रमुख रहे हैं गुरुजी, उनको भेजा था कश्मीर जाकर के विलीनीकरण की बातचीत करो, और गुरुजी के आग्रह पर वो लेकर के आए। वर्धा में संघ का कोई वर्ग लगा हुआ था, तो वर्धा के महादेव देसाई के माध्यम से गांधी जी गए हैं और उन्होंने उसकी संघ के वर्ग की प्रशंसा की है। अंबेडकर जी ने वर्ग की प्रशंसा की है। और 1962 के युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों ने जो योगदान दिया है, 1963 में नेहरू जी ने बुलाकर के संघ की गणतंत्र में बुलाया है। 72 का 71 का जब युद्ध हुआ, इंदिरा जी ने विशेष विमान से अटल जी को संघ प्रमुख के पास भेजा है। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र और संस्कृति के लिए संघ का समर्पण है, और उसकी निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में तो वो आपसे बहुत जी चूंकि अब बस समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर रागा का जो विदेश में राग है वो भारत में बीजेपी को पचा नहीं, और उन्होंने करारा जवाब दिया। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि अगर अपने घर की कमियां हैं तो उसे दूसरे के यहां जाकर कहने की क्या जरूरत है। अपने घर में भी कुछ अच्छे चीज हुए होंगे, आप उनका प्रचार कीजिए। अब बाहर जाकर, विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर राहुल गांधी का यह कहना कि चीन जो है वो वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और भारत में मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना के क्लोथ, मेड इन चाइना के मोबाइल, मेड इन चाइना के टीवी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें हैं जो वहां पर बिकते रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी है, ये जायज नहीं है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं, जो अभी इवेंट के रूप में हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे, कि 2022 और 2007 में जो आंकड़े हैं बेरोजगारी दर के, वो लगभग उनमें दूने का अंतर है। यानी बेरोजगारी कम हुई है और धीरे धीरे कम होगी। सरकार की नीतियां हैं। इस बात को अमेरिका में उठाने से क्या लाभ होने वाला है, यह समझ से परे है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।